Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE। आई एम विवेक जौहरी और हम लगातार बात कर रहे हैं। टॉपिक है एरर। अब ये आपके 11 के टॉपिक चल रहे हैं। इनके बाद में शुरू करूँगा प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो आपके कंपटीशन में बहुत काम आएंगी। उनका सेक्शन बिल्कुल अलग होगा और वो प्रॉब्लम्स एक अलग सेक्शन में होंगी, तो आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं प्रॉब्लम। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये एरर्स की जो थ्योरी है उसको मैं ख़त्म करूँगा। प्रॉब्लम्स करने के लिए आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वो पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप अच्छी अप्रोच फिजिक्स में नहीं लगा सकते। दूसरा पार्ट है आपका वेक्टर्स। वेक्टर्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको और आप उनको अप्लाई कर सको, यानी इसमें किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है यूनिट या डायमेंशन, वो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये तीन फैक्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो अप्रोच लगाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपके एरर खुद एक मैथमेटिकल टूल समझ सकते हो, इसे भी मैं अप्रोच में कनेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो आप अभी आप जो देख रहे हैं वो थियोरेटिकल सेक्शन देख रहे हैं। अभी मैंने प्रॉब्लम पर कोई भी बात नहीं की है। प्रॉब्लम शुरू तब होंगी जब मेरे ये सेक्शन, जो कि बहुत स्ट्रांग चाहिए फिजिक्स को डील करने के लिए, उनमें है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उनमें है वेक्टर्स, और उनमें एक आप एरर को भी, जैसे चैप्टर है फिजिक्स सिलेबस में है, इसे टूल्स में मान सकते हो इनकी प्रॉब्लम को भी। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन अगर आप निकाल सकते हो, यानी आपको मालूम है, तो ये कंफर्टेबल रहोगे आप ये। लेकिन जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा कि आप उतनी प्रॉब्लम कर पाते हो या नहीं, और अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो फिजिक्स में अप्रोच रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। और फिजिक्स को डील करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। यानी हमने थ्योरी को सही से नहीं पढ़ा और प्रॉब्लम लेके बैठ गए। अगर आप प्रॉब्लम कर भी लोगे तो उसका कोई भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं निकलेगा। तो बेटर वे है कि जितनी रिक्वायरमेंट है थ्योरी की वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर आपकी अप्रोच भी स्ट्रांग होगी। और आप देखेंगे जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपका एरर चैप्टर है उसको क्लोज करने जा रहा हूँ। कुछ रह गया है तो उसको समझ लिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एरर इन समीशन डिस्कस किया था, एरर इन डिफरेंस डिस्कस किया था, एरर प्रोडक्ट में भी होती है, एरर डिवीजन में भी निकाल सकते हो, और क्वांटिटी पावर्स में डिपेंड कर रही है तब भी आप एरर को फाइंड कर सकते हो। तो आज वही बात करेंगे। तो कुछ डेरिवेशन टाइप के हैं वो आप देख लिए, 11th स्टैंडर्ड पे ये काम आएंगे, और जो प्रॉब्लम का सेक्शन होगा वो इनसे सबसे अलग होगा। वहाँ एरर टॉपिक दिखाई देगा, एरर प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 वो आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिकल टूल्स जो मैंने समझाए और भी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम करिए, लेकिन उस सेक्शन को आप बहुत स्ट्रांग रखिए, तभी आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो सकती है फिजिक्स में। फिलहाल एरर को देखिए। एरर इन प्रोडक्ट। मान लिए ये जेड एक क्वांटिटी है जो ए और बी पर डिपेंड करती है। किस रिलेशन से? जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब हमें जेड में एरर फाइंड करनी है। जब हम ए को मेजर करेंगे ए में कुछ एरर होगी, जब हम बी को मेजर करेंगे बी में कुछ एरर होगी। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू होगा ए
प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये होगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, आपके पास 4 टर्म्स यहां पर आएंगी। ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए, यहां पर अगर आप इसको अप्रोच को इस तरीके से ले लेते हैं, ए कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, कुछ शायद स्टेप्स कम हो जाएंगे। यहां से ए कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ए बी को एक साथ लिख लिए, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ए बी कैन बी रिटन एज जेड, लेफ्ट साइड प्लस माइनस डेल्टा जेड की फॉर्म में चल रही है। इसे क्या लिखा हमने, जेड। ये कितना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी है। जेड को इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा और डेल्टा जेड अपॉन जेड आएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। मल्टीप्लाई इनको करिए, आपके पास 4 टर्म्स आएंगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। यहां पर लेफ्ट साइड में कितना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 और 1 कैंसिल होंगे, आपके पास आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब डेल्टा ए एक एरर है, किसमें, ए जब मेजर करेंगे, डेल्टा बी एरर है बी में, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होगा, और आप उस स्मॉल को डिवाइड कर रहे हैं ए बी के मल्टीप्लाई से, तो कुल मिलाकर डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, लैंग्वेज लिख दिएगा, बहुत छोटा है, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू अदर 2 फैक्टर्स। जहां जहां आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे फिजिक्स में, होता है डेरिवेशन में जनरली अप्रोक्सीमेशन का यूज होता है, और डेरिवेशन से आए हुए फार्मूले से निकाली गई वैल्यू और उसी वैल्यू को प्रैक्टिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आता है। उसका कारण यह होता है कि जब आप कोई डेरिवेशन करते हो और अप्रोक्सीमेशन का उसमें यूज किया गया है, एरर के फैक्टर को बढ़ा देगी, क्योंकि आपने मुफ्त में ये कहकर इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया कि ये टर्म इस टर्म के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी है, तो उसे जाने दो। बोले सर ये नेग्लेक्ट करने की कहानी क्या है? अब आप समझिएगा। मान लिए एक कार परचेज करने गए, उसकी वैल्यू
9 लाख रुपीज 9,01 रुपीज है सपोज। कार, एक शोरूम में गया और कार का प्राइस था 9,01 रुपीज। आपने कहा मैं ये कार खरीदूंगा, तो बोले सर ले आइए कार इसे। आपने तुरंत 9 लाख रुपए का यानी 9 लाख का चेक काट दिया या कैश दे दिया उसे। वो शोरूम का मालिक आपसे 1 रुपए के बारे में पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? वो भी समझ लिए आप। मान लिए उस 9 लाख की कार पर उसे 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो यार वो 1 रुपए के लिए आपको नाराज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसने 1 रुपए को इतना छोटी वैल्यू समझा कंपेयर टू 3 लाख कि छोड़ो यार जाने दो से, कार बिक रही है। वही चीज हम यहां देख रहे हैं, ये वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत छोटी है, जाने दो। लेकिन जब आप इस आंसर को अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और उसी आंसर को प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस जब जब आप अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे तब तब आएगा। लेकिन फिजिक्स में डेरिवेशन करते समय एक नहीं 50 जगह आप अगले 2 साल में अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे, तो यार इसकी आदत डाल लो। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम फार्मूला यूज करते हैं और वही वैल्यू निकालें थ्योरी के हिसाब से जो फार्मूला यूज किया, और उसी चीज को प्रैक्टिकली करें, तो दोनों के आंसर में जरूर फर्क आएगा। बोले सर आप क्या बात कह रहे हो यार, केमिस्ट्री इतनी पढ़ ली, अगर गैसियस स्टेट आपने पढ़ी है तो जितने PV इज इक्वल टू nRT लगाते हो आप, वो आइडियल गैस के लिए है। और आइडियल जिसके आगे लग जाता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती ही नहीं है। और आप सैकड़ों क्वेश्चन कर चुके हो PV इज इक्वल टू nRT। कंक्लूजन ये है कि जितने भी आपने आंसर निकाले हैं, अगर वो आंसर एक्सपेरिमेंट करके निकाले जाते वही सिचुएशन लाकर, तो वो वैल्यू नहीं आती जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके निकाला। तो इसे दिमाग से निकाल दिए कि न्यूमेरिकल में जो फार्मूला लगाते हैं हम, वो वैल्यू प्रैक्टिकली भी वेरीफाई होगी नहीं होगी। अगर उसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज किया गया है, अगर उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्व है, तो वो आंसर प्रैक्टिकली आपका नहीं आएगा। और एग्जाम्पल देता हूं एक। आपने कभी सुना हो कि हम लोगों ने एक मून पर, सेकंड वाली नहीं फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूं, कि मून पर एक लैंडिंग कराई। अरे यार मून पर लैंडिंग, अब लैंडिंग के 2 तरीके निकाल लो, एक सेफ लैंडिंग, एक जाके फेंके आओ। तो जो फर्स्ट लैंडिंग थी उसे क्रैश होना था और टाइमिंग उसको दी गई थी कि रात 8:30 बजे ये हमारा सेटअप जो भी हमने लगाया है मून की सरफेस टच कर देगा 8:30 पर PM। लेकिन उसने टच किया 8:32 PM। तो एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये 2 मिनट का से क्या फर्क आया? आप तो बता रहे थे जो कैलकुलेशन की गई थी वो 8:30 टाइम बता रही थी और आपका ये टाइम आया 8:32। तो उसने आंसर दिया कि स्मॉल g की वैल्यू मून की उस सरफेस पर, उस जगह पर जहां पर इसे गिरना था, हमने डेटा कलेक्ट किया था अमेरिका से। अब 2 मिनट का जो फर्क आया, इससे हमें एडवांटेज ये मिलेगा इन फ्यूचर कि यहां पर जी की, स्मॉल g की वैल्यू को और ज़्यादा करेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिकली कैलकुलेशन अलग होती है
और जो आप फार्मूले या फंडामेंटल्स पढ़ते हो या कुछ लॉ पढ़ते हो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और हम जो सिंपल न्यूमेरिकल अपनी बुक में करते हैं वो इनकी बात नहीं करते। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन अलग होती हैं, और जो आप रोड फिजिक्स पढ़ते हो, यानी कि ऐसा है, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो ये क्या था, तो उसमें आप सिंपल फार्मूले लगाते हो और वो प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं होते हैं, उनमें कुछ एरर रहती है। तभी हम यहाँ पर एरर पढ़ा रहे हैं और आपके सामने हैं जो एरर को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक लाइन लिखने के लिए सर ने 5 से 7 मिनट लगा दिए। बात 5 से 7 मिनट की नहीं है, बात है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं उन्हें फिजिक्स सबसे अच्छी लगने लगती है, और मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट फिजिक्स से ऑनर्स करते हैं 12th के बाद, क्योंकि उन्हें फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। तो फिजिक्स अच्छी लगना या नहीं लगना अलग बात है। फिलहाल आपको आपके क्लास 11th में और 2 साल के बाद जो कंपटीशन है उसमें अपने आप को दिखाना है। लेकिन जानकारी बेटा अगर आपको है तो आप 100 लोगों में अलग दिखाई दोगे, चाहे कहीं भी बैठे हो। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ यार कि मुझे केमिस्ट्री में कुछ मैं बात ज़्यादा कह सकता हूँ, नहीं। लेकिन जितना समझा है, जितना पढ़ा है, जितना जाना है सब्जेक्ट को, उसके बारे में कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्ट डेवलप हो और आप आगे बढ़ें। तो फिलहाल मुद्दा बहुत छोटा था। यहाँ पर एक सेंटेंस था कि डेल्टा ए डेल्टा बी ए बी इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू वैल्यू ऑफ रेस्ट 2 टर्म्स, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस लिखना है, बाकी हम आगे बढ़ सकते थे, हम पे 2 रास्ते थे, लेकिन दिल कहता है कि आपको बात समझाएं कि क्या मतलब होता है इसका, इसलिए समझाई, और उसमें आपके 10 मिनट गए। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ जाएगा इस सेंटेंस के बाद। कभी भी आपका टीचर या आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए तो प्लीज़ इस सेंटेंस को लिखना मत भूलिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। आप कोई सेंटेंस ना लिखिए, लेकिन इस सेंटेंस को मत भूलिएगा, ये जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट ये गायब हो गया और ये आ गया। तो जहाँ पर कुछ गायब हो रहा हो, कुछ ऐड हो रहा हो, तो वहाँ पर एक सेंटेंस तो यार बनता है टीचर के लिए कि आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स अवॉर्ड करें। फिलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और यहां से स्टेप दोबारा आगे ले जाते हैं, यहां आता है। यहां पर राइट साइड में कई बार डिस्कस करते हैं, 4 ऑप्शन है आप पे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। लेकिन जब एरर की बात आएगी तो आप 2 एक्सट्रीम लिमिट लेंगे, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव और दोनों वैल्यू नेगेटिव, यानी आपको उसकी रेंज लिखनी है। भाई इतनी वैल्यू के बाद ये प्लस माइनस इतना बता सकता है, अरे यार कि प्लस माइनस इतना बता सकता है। मैंने एक सीरियल देख रहा था तो एक नौसिखिया एक रिवॉल्वर सामने रखा था, साइड में भी लोग खड़े थे, तो वो बोला कि भाई देखो जो साइड में खड़े वो हट जाएं, क्योंकि मेरे निशाने में 1 मीटर का माइनस प्लस है, यानी कि निशान यहाँ लगा रहा हूं, वहां पे लगेगा दूसरी जगह। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उसने पहले ही बता दी कि मेरे निशाने में कितनी एरर आएगी, दूर हट जाओ। तो वही चीज जब एरर लिखते हैं तो वो रेंज लिखते हैं कि इस वैल्यू से यहां से वहां तक ये बता सकता है। तो हम 2 वैल्यू कौन सी लेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड
प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आएगी। अब एरर रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं। एब्सोल्यूट एरर बताएं, मीन एब्सोल्यूट एरर बताएं, रिलेटिव एरर बताएं या परसेंटेज एरर बताएं। फिलहाल आपके सामने जो लेफ्ट साइड टर्म दिखाई दे रही है वो रिलेटिव एरर है। अब बोले कोई क्वेश्चन आ जाए एरर बताओ, ये आ चुकी है एरर। बस एरर को बताने का तरीका ये लेफ्ट साइड बता रही है, रिलेटिव एरर। और अगर आप इसे एरर में ही बदलना चाहते हैं, मतलब जिद कर ली कि मीन एब्सोल्यूट एरर में ही बताएंगे, तो भाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी जेड। बोले सर जेड अच्छा नहीं लग रहा राइट साइड में। अरे नहीं लग रहा तो ए भी रख दो यहां पर। देखो अगर ये जेड अच्छा नहीं लग रहा राइट साइड में तो आप यहां पे रख दीजिए ए बी। जेड बराबर सटीक फार्मूला था ए बी। जेड सटीक है और डेल्टा जेड उसमें वेरिएशन है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी आएगा। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिखने में तो आप ऐसे लिखिए इसे b इंटू डेल्टा ए प्लस ए इंटू डेल्टा बी, ये आ जाएगा आपका डेल्टा जेड। बोले सर और कुछ बताओ। भैया परसेंटेज एरर में निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर में आ जाएगा। परसेंटेज एरर में कैसे आएगा, यहां पे लिख देता हूं, देखिए डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें कर रहा हूं मल्टीप्लाई, दोनों साइड होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और सटीक ये आएगा आपका परसेंटेज में। तो एरर आपको फाइंड करने के भाई ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी है। तो भाई जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तरीके की बात अगर मैं करूं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। अगर तुम में से कोई भी डायरेक्टली यही लेक्चर देख रहा है और इन तरीकों पर अगर जाना चाहते हो तो वो न्यूमेरिकल को जरूर देखिएगा जो मैंने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। फिलहाल ये आपके सामने रहा एरर इन प्रोडक्ट। तो भाई एरर इन डिवीजन भी होगी, वो भी देख लिए। एरर इन डिवीजन, जेड एक क्वांटिटी है जो ए और बी पर डिपेंड करती है। ए और किस तरीके से, ए अपॉन बी। तो सीधी बात है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब बच्चे सोच रहे हैं कि यार इस फार्मूले इस फार्मूले के अंतर है। ये आपका बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से एक्यूरेट फार्मूला है, लेकिन जब आप मेजर करने जाते हो तो ये फार्मूला विद एरर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए न्यूमरेटर से ए कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आएगा। डिनोमिनेटर में बी कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आएगा।
जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए अपॉन बी को आप क्या लिख सकते हो, जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल पावर, ऊपर ले गए तो पावर कितनी हो गई, -1, ये -1 आ गया। जेड को लेफ्ट साइड लाए तो आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल पावर -1। यहां पे सेंटेंस चाहिए, टू एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम and neglecting higher power terms आगे मैं लिख नहीं रहा हूं यार, लिख लेना, बोल दे रहा हूं, बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। मैंने लिखा कि टू एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म। अब आपको बता दूं अलग से, यहां पर डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, बात आ गई है तो इसको बात कर रहा हूं। इफ एक्स इज मच स्मॉलर देन 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ लिए। अब यार 0.01, अगर x 0.01 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 0.001, और डिवाइड करोगे आप फैक्टोरियल 2 से, बहुत छोटी आई। तो जनरली हम फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर यहां पर सेंटेंस लिख दें कि x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स क्यूब वाली टर्म, x की पावर 4 वाली टर्म, फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट जो 2 टर्म है उनके कंपेयर में रेस्ट टर्म का समीशन बहुत कम आएगा और हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, इफ x इज मच स्मॉलर देन 1 देन वी कैन नेग्लेक्ट हायर पावर टर्म्स इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बिकॉज द रेस्ट टर्म समीशन इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ समेशन ऑफ फर्स्ट 2 TWO2 टर्म्स। तो आप सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो हम सीधा लिखेंगे यहां पर इस बारे में हम सीधा लिखेंगे। हमने क्या लिखा, टू एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम and neglecting higher power terms because they have extremely small value in comparison of summation of first 2 terms। और इसको कोई जरूरत नहीं समझाने को लिखा, डायरेक्ट आइए आगे बढ़िए। वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बोले सर प्लस माइनस ही लिख देते, क्या फर्क, 2 पॉसिबिलिटी। बात सही कह रहा हूँ, फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यार माइनस यहाँ लाओगे, ये पावर +1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर -1 होगा, -1 और -1 की होगी तो +1 आएगा। तो शायद ये लिखने का तरीका ठीक लग रहा है, वरना पॉसिबिलिटी 2 हैं।
वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी आप चाहे पहले माइनस की लें या प्लस की लें, आपको पॉसिबिलिटी लेनी है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, आपके पास 4 टर्म्स आएंगी। 1 1 लेफ्ट साइड लिख दूँ, ये लेफ्ट साइड है। 1 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये आ गई आपकी 1 1 डेल्टा ए आ गई। फिर ये आएगी माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर ये मल्टीप्लाई आएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। बोले सर प्लस माइनस माइनस होता है, ये आएगी आपकी टर्म डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पर भी तुम में से कुछ वीडियो देख रहे हैं और कुछ इंटेलिजेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठे हुए तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अगर देख रहा है उसे बैठे हुए कह रहा हूँ। कहेगा यार सर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, वो अपनी जगह सही सोच रहा है, लेकिन यार ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो यार मल्टीप्लाई अगर डिफरेंट साइन के करते हो तो 2 ही पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो उनका आंसर प्लस का आएगा या उनका माइनस का आएगा। लिखा गया ये प्रोडक्ट प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। यहाँ पर फिर एक लाइन और यूज़ करी जाएगी। क्या यूज़ करी जाएगी? डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी इज एक्सट्रीमली स्मॉल in comparison of result of first 2 terms, so it can be neglected। जैसे पहले बहुत लेक्चर दिया था, अब लेक्चर नहीं दूंगा भाई इस पे, तो आप इसे हटाकर एक लाइन लिखकर आगे बढ़ जाइए। 1 1 1 को तो आप चलो अब काट लेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये गायब एक सेंटेंस लिखने के बाद। 1 से 1 कट गया, कितना आया? प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आ गया आप पे आंसर, वो भी कौन सी शक्ल में? रिलेटिव एरर की फॉर्म में। राइट साइड कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? कुल 4 हैं। आपको कौन सी यूज करनी है? 2 एक्सट्रीम। 2 एक्सट्रीम क्या होंगी? या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसी बात को परसेंटेज में लिखना चाहो, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और आंसर आएगा आपका परसेंटेज में। ये आया आपके आंसर। डेल्टा जेड निकालना चाहो तो जेड से मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी आपकी है। तो ये रहा आपका डिवीजन में क्या बनेगा एरर का फार्मूला। जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तो आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन जब आप क्लास 11th में हो तो भाई आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछ सकता है कि फाइंड द रिलेटिव एरर व्हेन अ क्वांटिटी डिपेंड्स टू क्वांटिटी ए बी इन डिवीजन। तो डिवीजन में क्या फार्मूला बनेगा वो भी है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, एरर में भी यही, प्रोडक्ट में भी यही फार्मूला और डिवीजन में भी यही फार्मूला। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसे जरूर आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि सीखना आपका काम है। इसे सीखिए, कमांड करिए, क्योंकि आपको अगर आप 11th में हैं तो डेफिनेटली आपको अपने स्कूल के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ 2 साल बाद नए एडमिशन के लिए एक कंपटीशन भी क्वालिफाई करना होगा। तो दोनों को आप तालमेल करते हुए चलिए, और किसी को भी अगर आप एक को भी नेगलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा,
और इसको अगर आपने लेक्चर देखा ही है तो भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ज़रूर, जो लोग इसी क्लास में हों, उनको बताइएगा। और मेरे लेक्चर केवल 11th के लिए नहीं है, मैं क्लास 10th के भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जो भी क्लास 10th में हो उनको भी आप ये मैसेज दे सकते हो कि यहाँ क्लास 10th के भी लेक्चर हैं और साथ में क्लास 12th के भी हैं, 10th, 11th, 12th। तो तीनों क्लास के लेक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर से आपके लिए यहाँ पर मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, वो भी टोटली जेन्युइन प्रॉब्लम होंगी जो कॉम्पिटिटिव होंगी। प्रॉब्लम पे आने दीजिए, फिर बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।